साथियों नमस्कार। रुपेश सिंह है, बीपीएससी विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इंटरव्यू के क्रम में एक दूसरा वीडियो चूँकि कल वादा किया गया था आप लोगों से कि अगर आप कमेंट करते हैं और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर कुछ वीडियो बनाए जाने चाहिए, जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम घटी हैं और इंटरव्यू में से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस वीडियो को लेके मैं प्रस्तुत हूँ। अब प्रस्तुत होने का सिर्फ एक ही और एक ही कारण है कि उस वीडियो के नीचे एक जो कल अपलोड किया गया, इतने सारे कमेंट आ गए थे कि सर सीएम सर के ऊपर वीडियो बनाया ही जाना चाहिए। तो जब आप लोगों की डिमांड है तो बनाना ही पड़ेगा। कल भी मैंने बोला था कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बिहार के, तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पे किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। तो आज इसका आंसर और भी अच्छे अपडेटेड फॉर्म में देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कल कुछ घटनाएं घटी हैं। बिहार एनुअल मीट हुआ है 2026 का, उसमें कुछ चर्चाएं हुई है, उसको भी हम शामिल कर लेंगे ताकि आपका आंसर बिल्कुल ही अपडेटेड और रिफाइंड हो। देखिए, मैंने यहाँ मुख्यमंत्री जी का जो नाम लिखा है अलग अलग तरीके से लिखा है, 1 2 3 4 तरीके से मैंने सिर्फ नाम को लिखा है कि इंटरव्यू में जो बोलने का तरीका होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है। हम लोग सॉरी भी बोलने सिखाते हैं तो 5-7 तरीके से, तो सिर्फ सॉरी बोलने सिखा देते हैं क्लासरूम में। ये क्यों लिखा है इसको मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इसका आप यूज कैसे करेंगे इंटरव्यू में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर चर्चा करेंगे। जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो और भी जो देश में ऊर्जा ज़रूरतों की बात चल रही है, बंदर अब्बास पोर्ट ईरान का बंद हो गया है, किस तरीके से जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें जो डील हो रहा है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उस युद्ध को बंद करने के लिए लेकर के किस तरीके से शांति आए, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। खamenei साहब तो अब नहीं रहे, तो किस तरीके से वो युद्ध बंद हो सकता है, समाप्त हो सकता है, उसको लेकर के बात होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको लेकर के चर्चा कर लेंगे, ताकि महिला दिवस है तो आज सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई दिनों तक ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेपाल में एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, जानते हैं कि वहाँ जो अ, वो रैपर थे बालेन शाह जी, वो जीत चुके हैं, उसके इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए। कई दिनों से वहाँ काउंटिंग चल रही थी। स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो चुका है, उसमें चौक पॉइंट लगा दिया गया है ईरान के द्वारा। तो वहाँ से क्या तेल के संकट हैं, उसके बारे में आज भी और कुछ अपडेटेड फॉर्म में चर्चा कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो पूरा देखने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि वीडियो पूरा देखते हैं, क्योंकि कल मैंने एक नंबर दिया था और कई बच्चों ने लास्ट में उस नंबर को निकाल करके कॉल किया था, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया था। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3C करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं किया अपने पूरे राजनीतिक जीवन में। इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से गुड गवर्नेंस को लेकर के बात हो रही थी, और उस समय 2005 से लेकर के अभी तक के गुड गवर्नेंस को लाने में, अभी तो आपको गुड गवर्नेंस का मीनिंग बहुत हल्का लगता है, लेकिन जब 2005 में किस तरीके से बिहार में पूरे के पूरे स्तर पे गुंडा राज वगैरह फैला हुआ था, अपराधियों का वर्चस्व बोलबाला था, उस समय गुड गवर्नेंस की जो बात होती थी तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी एक एक करके। 2005 में क्या हुआ, फिर जब वो 2010 में मुख्यमंत्री बने तब क्या किया उन्होंने, 2015 में फिर मुख्यमंत्री बने, फिर 2020 में आए, 2025 में आए। तो 20-25 वाली चीज़ें तो आप लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन उससे पहले की बातें जो नहीं पता होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इंटरव्यू में किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, पहला पॉइंट रहेगा आपके लिए। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि दूसरों से अलग थोड़ा सा हट के आंसर कैसे दे सकें, क्योंकि हर बच्चा वही बोलता है। हम लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ भी हर बच्चा एक ही तरीके की चीज़ों को बताता है। 3 4 5 बच्चों से एक ही तरीके की चीज़ों को सुनते सुनते थोड़ा सा बोरिंग सा होने लगता है कि कुछ नया आए। जैसे ही आप कुछ नया उसमें इनपुट डाल देते हैं, वैसे ही आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है कि सडनली राइज कर जाते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, आइए हम लोग उस चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंटरव्यू का बैचेज है जो ऑनगोइंग्स हैं, मॉक इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें चल ही रही हैं अभी तक। पीडीएफ्स, मटेरियल्स, सारी चीज़ें 3 बैच है इसमें, और इस पर 20% का डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल रहेगा। ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पे पे करना है, और पे करने के बाद यहाँ नंबर दिया गया है 94 30 84 0665। इस नंबर पे जो है कि आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो चलिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, और ये मुख्यमंत्री जी के बारे में मैंने ये क्या लिखा है इसको हम लास्ट में बताएंगे। तो 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो वैसे तो वो 2000 ईस्वी में भी बने थे 7 दिनों के लिए, लेकिन उसकी उतनी चर्चा नहीं होगी। 2005 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर आए, और उन्होंने 2-3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बिहार में लागू करने का मन बनाया था। उसमें सबसे पहली बात थी कि उनसे पूछा गया कि सरकार में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने बोला था कि गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। 3 बार उन्होंने बोला कि हम सबसे पहले बिहार में कानून का राज स्थापित करके रहेंगे, गुड गवर्नेंस यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे कानून का राज होगा, गुंडा राज बिहार से पूरी तरीके से समाप्त करके रहेंगे। ये 2005 की बातें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उनसे पूछा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम होगी बिहार में। उसके बाद 3 चीज़ों से हम कभी समझौता नहीं करने वाले हैं, एक करप्शन, एक क्राइम, एक कम्युनलिज़्म। उसके बिल्कुल ही खिलाफ थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज तक उन्होंने कभी भी बिहार में ना तो कम्युनलिज़्म को फैलने दिया, क्राइम पे भी बहुत हद तक कंट्रोल रहा, और करप्शन का दाग तो पर्सनल रूप से उन पे आज तक कभी लगा ही नहीं। ये इतिहास में कुछ ऐसे बिरले मुख्यमंत्री के रूप में गिने जाएँगे जिनका पूरा जीवन इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा। वो 1974 ईस्वी के आसपास, सॉरी 1977 में जनता पार्टी के टिकट से पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक के रूप में चुने गए थे, और तब से लेकर के 2025-26 तक वो इतने लंबे राजनीतिक करियर के रूप में उन्होंने काम किया है, लेकिन आज तक एक दाग नहीं लगा है। और ये सिर्फ वो नहीं बोलते हैं, बल्कि माननीय अमित शाह जी ने भी अभी लास्ट टाइम में कहा है कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो ये बेदाग छवि के राजनेता आज के समय में होना, ये बिरले बात होती है। उन्होंने विकास के कार्य को 2005 में आगे बढ़ाया। उसके बाद सड़क, बिजली, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था पे इसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। 2005 के समय में आपको याद होगा कि हर जगह सड़कें बनने लगी थी, हर घर में बिजली आने की बात हो गई थी। उसी समय से 2018 में वैसे कंप्लीट हुआ है, लेकिन 2012 के आसपास बिहार के लगभग 90-95% हिस्सों में जो है कि बिजली पहुंच चुकी थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो उनका वर्क रहा, ये काफ़ी संजीदा रहा। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, आपका उनका सबसे यूनिक स्टेप्स क्या लगता है, तो आप बता सकते हैं कि जो 35% उन्होंने आरक्षण दिया बिहार पुलिस में महिलाओं को खास करके, और महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने काम किए, ये काफ़ी यूनिक है माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुझे लगता है। जिस तरीके से उन्होंने 2006 में ही, आपको पता है कि बिहार पहला राज्य बना था, 50% आरक्षण दिया गया था जो पंचायती राज में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए। 2007 में फिर जो है कि 50% रिजर्वेशन कर दिया गया महिलाओं के लिए नगर निकाय के चुनाव में। फिर 2006 में ही बिहार में जो प्राथमिक स्कूल हैं उसमें टीचर्स में 50% महिलाएं होंगी। 1 to 5 क्लास के टीचर्स में जो नियुक्ति होगी उसमें 50% नियुक्ति महिलाओं की होगी। जब उन्होंने 2013 में पहली बार बिहार पुलिस में 35% आरक्षण देना स्टार्ट किया, और महिलाओं को, देखिए सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो 33% है। सॉरी सॉरी सॉरी, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है, बिहार सबसे पहले उन्होंने बिहार पुलिस में जो है कि 2013 में 35% आरक्षण दिया। उसके बाद फिर अन्य नौकरियों में भी 35% का आरक्षण उन्होंने बिहार में दिया है। उसके बाद जो 33% का मैं चर्चा कर रहा हूँ, चूँकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ रहा था उस समय तक तो ये आरक्षण नहीं थी, चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी उस समय पे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 33% का आरक्षण जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, और इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स से संबंधित यूनिवर्सिटी में आरक्षण के लिए दाखिले में आरक्षण, इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स, ये 3 जगहों पे जो है कि 33% आरक्षण एडमिशन में उन्होंने दिया है। तो 3-4 तरीके का आरक्षण हो गए कि 2006 से 50% का आरक्षण उन्होंने दिया महिलाओं को, किसमें, तो पंचायती राज में। 2007 से 50% का आरक्षण दिया, किसमें, तो नगर निकाय में। फिर 2006 में ही शिक्षकों के लिए, प्राथमिक टीचर के लिए 50% का आरक्षण था। 2013 में बिहार पुलिस को जब 35% का आरक्षण दिया गया, ये एक तरीके से क्रांतिकारी कदम उठाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसका नतीजा आज ये है कि बिहार देश में नंबर 1 है महिला पुलिस बलों की संख्या के मामले में। वर्तमान में 30,000 से अधिक महिलाएं जो है कि कार्यरत है। 2-3 योजनाएं उनकी, और एक तो जो साइकिल वाली योजना थी, वो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है अभी। उससे पहले वो 2,000 मिलते थे, फिर 2,500, फिर पहले उन्होंने बालिकाओं के लिए लाया था, फिर मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना भी बाद में आया था। तो 2-3 योजनाएं जो कि युग परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा। एक मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इन 2 योजनाओं ने बिहार की बेटियों को पंख लगाने का काम किया था। स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इसका सारे का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया गया है। अब देख लेंगे, पेड ग्रुप में अवेलेबल होगा, क्योंकि उसको सारे को फिर एक एक करके टाइप करवाते तो वीडियो लेट हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में बोल देता हूँ ये चीज़ें, आप सुन लें। उसके बाद इसका पीडीएफ जो है कि आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरा जो बताने का अर्थ है, इसमें इंटरव्यू में क्या करना है कि 2-3 योजनाओं को जो है कि आपको पिकअप कर लेना है कि सर मेरे दृष्टि से एक जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, या 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है,
या फिर क्या कहते हैं जो शराबबंदी का फैसला है, वो काफ़ी यूनिक फैसला रहा है मुख्यमंत्री के कार्यकाल। उसके बाद महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी पास कर लिया है उसे 50,000 मिलता है। ये मिला भी होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को। और जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया है, पीटी परीक्षा पास किया, उसे 1 लाख रुपए जो एक दिए जाते हैं, 1 पे 5 0, 1 लाख रुपये उन्हें दिए जाते हैं। उसके बाद फिर जीविका महिला सशक्तिकरण की नींव रखी गई थी और इस जीविका महिला सशक्तिकरण योजना जो 2006 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया, इसका आगे चल के वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी तारीफ़ किया था कि किस तरीके से बिहार की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अभी आप देखेंगे कि लेटेस्ट रिपोर्ट आया है कि जीविका के कारण बिहार में रिवर्स माइग्रेशन देखा गया है। और वो रिवर्स माइग्रेशन किस कारण से, जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, जिसका कि काफ़ी चर्चा रहा बिहार के इलेक्शन के समय कि रेबड़ी बांटा जा रहा है। लेकिन आप बताएंगे कि नहीं सर, उसके जो परिणाम है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी महिलाओं ने अपना रोजी रोजगार स्टार्ट किया और रिवर्स माइग्रेशन की बातें हो रही हैं कि उसके पति किस तरीके से जो प्रदेश में कमा रहे थे, राज्य दूसरे राज्यों में कमा रहे थे, अब वो लौट कर वापस घर आ रहे हैं और अपनी पत्नी के साथ आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी महिला सशक्तिकरण की बात है कि उनके रोजी रोजगार में, यानी कि पत्नी के रोजी रोजगार में वो हाथ बटा रहे हैं। इनका आप हो सके तो एक छोटा सा पेन पेपर ले लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए। तो किस तरीके से जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है वो फिर लाभदायक रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वो लाभदायक रहा। तो इस तरीके से जो योजनाओं का लिस्ट है, एक एक करके सारी योजनाओं को लिस्ट को याद कर लेना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें कि वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांगजन के अंतर्गत अब जो है कि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये की राशि दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों का भी चर्चा करना है। ये तो मोटा मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी होगा। मुख्यमंत्री जी के जीवन के कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री, ओरिजिनल डिग्री जला दिया था उन्होंने। जब दूसरी बार वो कार्यकाल में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी 2010 में, तो 10 में आने के बाद उन्होंने एक बड़ा काम किया। देखा गया कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है कि काफ़ी बढ़ गया है। तो उन्होंने बोला कि जीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन। आप देखे भी होंगे उस समय का, अगर कुछ न्यूज़ याद हो तो हमें तो बिल्कुल ही याद है कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन चल रहा था और स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाई गई थी और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति अपनाई गई और स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाई गई। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने क्या किया कि जो लोग करप्ट होते थे उसके संपत्ति को जब्त किया जाता था। वहाँ पे स्कूल, अस्पताल, ऐसे चीज़ जो है कि वो खोले जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात रही। आगे चल कर के वहाँ पे स्कूल खोला गया उनके ज़मीनों पर, उसके ज़मीन पे हॉस्पिटल खोले गए। इस तरीके से काफ़ी लंबे समय तक जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन देखा गया। उसके बाद ये देखा गया कि जो विधायक निधि है, जो विधायक फंड होता है, उसका ये लोग जो है कि काफ़ी दुरुपयोग कर रहे थे। तो ये सब आपको जनरली नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो विधायक फंड के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विधायक फंड को ही समाप्त कर दिया। बिहार में विधायक फंड नहीं है। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बिहार में विधायक फंड नहीं है सर, विधायक के पास तो पैसे रहते हैं अपने फंड में। तो उसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया था विधायक फंड को समाप्त करके। और विधायक फंड जो है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के नाम से जाने जाते हैं। और उसमें जो भी करप्शन के तरीके थे, उनके करप्शन को जो है कि उन्होंने कंट्रोल करने का काम किया। फिर पहली बार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय क्या हुआ था कि सारे के सारे जो अपराधी थे लगभग जेलों के अंदर बंद थे। सबको पकड़ पकड़ के, और पकड़ने के लिए आपको पता होगा कि आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सन थे उनके द्वारा कैंप लगवाया गया था। जो सीआरपीएफ, बीएसएफ के ये लोग रिटायर्ड पर्सन थे, उनको बिहार सरकार ने स्पेशली रिक्रूट करके कुछ दिनों के लिए एडहॉक बेसिस पे कैंप लगाए थे। 2005 से लेकर के 2008 तक के आसपास, यानी 2008-9 तक के आसपास लगभग बिहार के हर जगह पे कैंप थे। जो छोटे छोटे गुंडे बॉस थे उसको पकड़ के उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन जब 2010 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बन के आते हैं और 2011 के आसपास देखा जाता है कि एक तरीके से बिहार में फिर क्राइम बढ़ना स्टार्ट हो गया था। जब फिर क्राइम बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उस समय फिर चर्चा चलने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि क्राइम को समाप्त करने के बाद फिर से क्राइम बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये देखा गया कि चूँकि जो अपराधी लोग थे वो जेलों में कुछ दिनों तक तो बंद रहे, लेकिन सारे लोग धीरे धीरे करके जेलों से छूट करके बाहर आ गए।
कि किसी तरीके से कानून का लूप होल का दुरुपयोग करके फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कदम उठाया था स्पीडी ट्रायल का, कि अब जो है कि करप्शन के सॉरी क्राइम के प्रति जो है कि स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। 2012 के आसपास में ये स्पीडी ट्रायल काफ़ी चर्चा में रहा कि अब बिहार में स्पीडी ट्रायल करवाया जाएगा, और नालंदा से ये स्टार्ट करवाया गया था और बाद में पूरे बिहार में जो है कि इसको लागू किया गया। और जब पूरे बिहार में लागू किया गया स्पीडी ट्रायल में मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंतर्गत उसको जो है कि सज़ा हो जाता था। अब किसी ने क्राइम किया है, मर्डर किया है, उसको 20 साल का सज़ा हो गया, किसी को आजीवन कारावास हो गया। इस तरीके से जब पूरी तरीके से सज़ा याफ्ता हो गए सारे लोग, उसके बाद तो जब सज़ा हो गया तो वो अब तो परमानेंटली जेल के अंदर ही बंद रहेंगे, अब तो वो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो क्राइम को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से काम किया था। उसके बाद आप जानते हैं कि 2015 में उनकी सरकार बनी। 2015 में सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ी फैसले के तौर पे से अगर आप देखेंगे, 2015 के बाद उन्होंने 2016 में शराबबंदी किया। शराबबंदी ऐतिहासिक कानून के तौर पे देखा जाता है। दहेज प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह मुक्त, इन तीनों चीज़ों के लिए शराबबंदी, दहेज प्रथा की समाप्ति और बाल विवाह मुक्त अभियान के लिए बिहार में 2016 में बाकायदे मानव श्रृंखला बनाया गया था, और इसके भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वगैरह में ये चीज़ श्रृंखला जो है कि शामिल की गई थी। फिर 2015 में सरकार ने अपने जो है कि प्रदेश के 7 प्राथमिकताओं को 7 सूत्रों में पिरोया था, जिसको कि आप लोग 7 निश्चय योजना 1 के नाम से जानते हैं। 7 निश्चय योजना 1 लागू किया गया बिहार में, और वो योजनाओं की डिटेल आपको पता होगा, तो वो मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ, उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत कम बच्चे जो है कि वीडियो देखते हैं, भगा भगा के देखना, फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लेना उससे। उसके बाद 2015 में उन्होंने 7 निश्चय 1 को लाया। 2016 में जो है कि राज्य के अंदर अब जो शराबबंदी वाला मामला है, उसमें आपको पता होगा कि अप्रैल 2016 में राज्य के भीतर ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले शराबबंदी पर रोक लगाई गई थी। बिहार के जनता का इतना ज़्यादा इसका समर्थन मिला कि अगले 5 दिन के अंदर ही बिहार में पूरे राज्य में शराबबंदी लागू की गई। पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में जो शराब के ठेके खोले हुए थे उस पर बैन लगाने की बात की गई थी, लेकिन अगले 5 दिनों के भीतर क्या गया कि पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया गया। आपको बताते चलें कि बिहार के एक मतलब देश में राज्य के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने राज्य की 16 बार यात्राएं की हैं, और अभी रिसेंट में समृद्धि यात्रा जो है कि वो चल रही है। अभी मुख्यमंत्री जी फिर 2-3 दिनों के अंतर्गत जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पे फिर एक यात्रा पे जाने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि न्याय यात्रा 2005 में स्टार्ट किया गया, विकास यात्रा 2009 में स्टार्ट किया गया, फिर जो है कि धन्यवाद यात्रा भी 2009 में स्टार्ट किया गया, फिर जो है कि इस तरीके से संकल्प यात्रा 2014 में, संपर्क यात्रा 2014 में, निश्चय यात्रा जो है कि 2016 में, उसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 2017 में, जल जीवन हरियाली यात्रा 2021 में। जल जीवन हरियाली भी बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी का कदम है। उसके बाद समाधान यात्रा 2023 में, प्रगति यात्रा 2024 में, और समृद्धि यात्रा अभी जो चल रही है। तो ये सारे यात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री जी के जीवन से कुछ सीखने लायक बातें होती हैं। तो जो राजनीति में शुचिता, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के जीवन से आप क्या सीखते हैं, तो उनकी जो राजनीति में शुचिता रही वो काबिले तारीफ़ रही। वो जीवन में भारत के हर राजनेताओं को, हर ब्यूरोक्रेट को सीखना चाहिए कि अपने पद पे रहते हुए सबसे पहले किस तरीके से इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना, अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करना, कभी भी किसी के प्रेशर में कार्य नहीं करना। पहली बार मुख्यमंत्री जी के जो जीवनी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं उनके दोस्तों के द्वारा, उसमें एक लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी पहली बार प्रेशर में तब आए थे जब उनका दाखिला इंजीनियरिंग में ज़बरदस्ती उनके पिताजी के द्वारा करवा दिया गया था, और उसके बाद जीवन में कभी वो प्रेशर में नहीं आया और किसी के दबाव में आज तक उन्होंने काम नहीं किया। तो अगर पूछा जाएगा आपको कि किसी के दबाव में क्या ये राज्यसभा का उन्होंने नॉमिनेशन किया, तो आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि सर मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत छवि ऐसी है कि राज्यसभा का जो नॉमिनेशन हुआ है वो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया ये फैसला, मुख्यमंत्री जी को किसी ने दबाव डाला और उसके बाद ये लिया गया फैसला है। मुख्यमंत्री जी कभी किसी के दबाव में नहीं आता है। उनके जीवन संपर्क से एक बातें अगर मैं बताना चाहूँ आपको सर, तो पहली बार जब वो बाल्यावस्था में थे या किशोरावस्था में थे, तो उनके पिताजी ने इंजीनियरिंग में जब दाखिला करा दिया था, तो पहली बार वो तभी दबाव में आए थे, उसके बाद कभी दबाव में नहीं आए। और एक इसका दूसरा उदाहरण ये है कि जब
पटना में आंदोलन चल रहा था, कर्पूरी आंदोलन चल रहा था, उसके बाद फिर आगे चल कर के जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला, आगे चल के कई सारे आंदोलन होते थे और उसमें जो मुख्यमंत्री जी काफ़ी भागीदार रहते थे। उसमें आप जानते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग काफ़ी आंदोलन में सक्रिय उसमें छात्र नेता के रूप में रहते थे। और एक वो सुशील कुमार मोदी जी भी। तो एक बार बेरोजगारी को लेकर के इसी तरीके से आंदोलन चल रहा था कि इंजीनियरिंग हो गया है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है, तो सब लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से अपनी अपनी डिग्री आग के हवाले कर दिया था पटना में। आपको पता है, उसी आंदोलन के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो इनकी ओरिजिनल डिग्री थी इंजीनियरिंग की, उसको इन्होंने आग के हवाले कर दिया था। बहुतों न भविष्य को सोच नहीं सकता है ऐसा करेजियस लीडर, ऐसा काम करने वाला जो कि ओरिजिनल डिग्री को ही आग के हवाले कर दे, वो करने वाले थे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। व्यक्तिगत जीवन में कभी भी उन्होंने अपने परिवार के किसी भी लोगों को नहीं आने दिया इसमें, क्या कहते हैं, राजनीति में। उनके परिवार के जो उनके साले लोग रहते हैं, उनके जीजा जी जो लोग रहते हैं, उनके 3 हैं परिवार के जीजा जी मुख्यमंत्री जी के, जो पटना में ही रहते हैं। लेकिन उनको भी अगर मिलना होता है तो मुख्यमंत्री आवास में किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले करके उनको भी मिलना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि किसी को कभी भी परिवारवाद को राजनीति में कभी तरजीह नहीं दिया गया। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या हालात से समझौता कर लिया अगर उनके पुत्र जो है कि राजनीति में आते हैं? तो जब तक कि उनके पुत्र श्री निशांत जी का राजनीति में एंट्री नहीं हुआ है, तब तक तो आपको ये बताना है कि सर कि किसी भी तरीके से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। और अभी हालिया खबर यही है कि श्री निशांत कुमार जी आज अभी तक जो है कि जदयू के प्राथमिक सदस्य भी नहीं बने हैं, उनके पार्टी में शामिल भी नहीं हुए हैं। तो जब शामिल ही नहीं हुए हैं तो इस पे चर्चा करने की क्या बात है? हाँ, ये अटकलें लगाई जा रही हैं और मीडिया में कई तरीके की अटकलें होती हैं, लेकिन जब तक वो शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस छवि के साथ हूँ कि उन्होंने परिवारवाद को कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया है। आई थिंक ये काफ़ी लंबी बातचीत हो गई और इस 20-22 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, इसमें काफ़ी इनपुट मिला होगा। 72nd बीपीएससी के बच्चों के लिए भी पूरा एक लिस्ट बना के देना पड़ेगा कि किस तरीके से वो 1977 में जनता पार्टी के टिकट पे जीते थे। उसके बाद फिर वो रेल मंत्री कब बने, उसके बाद फिर जब रेल हादसा हुआ था एक बार, तो किस तरीके से उन्होंने गैरसैंण में जो रेलवे का हादसा हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तब दे दिया जब क्या कहते हैं, ये उस समय लोकसभा चुनाव में जदयू को सिर्फ 2 सीटें आई थी, जब वो पहली बार माननीय मोदी जी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। 2014 का लोकसभा चल रहा था उस समय पे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि राज्य की जनता हमें नहीं चाह रही है और श्री जीतन राम मांझी जी को जो है कि मुख्यमंत्री बना दिया था। तो उनके जीवन से, व्यक्तिगत जीवन में भी सीखने लायक बहुत चीज़ें हैं और इंटरव्यू में बोलने लायक मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको दे दिया है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें तो उसका आप आंसर कर सकेंगे। 1-2 चीज़ें और लेता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, पता नहीं आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कहाँ सर मैं देख रहा हूँ अभी भी। एक सवाल जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो विकास के प्रशासनिक व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो बताना है कि सर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी रहते हैं बिहार के और राज्यसभा चले भी जाते हैं तो भी बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, उसमें उनकी पार्टी का जो विजन है वो सारा चीज़ उसमें लागू ही रहेगा। अलायंस का मुख्यमंत्री होगा। थोड़े बहुत परिवर्तन तो देखे जाएंगे लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन इस तरीके से एज सच नहीं देखा जाएगा क्योंकि कोई भी अगली गवर्नमेंट आती है तो उसे 2-3 चीज़ें जो है कि जिसका भय है प्रदेशवासियों को, एक तो किसी भी तरीके से कोई आपराधिक राज्य फिर से स्थापित ना हो जाए, बिहार में आपराधिकरण ना बढ़े, तो उस पर उनको समझौता नहीं करना होगा क्योंकि उन्हें भी फिर अगले इलेक्शन में जनता को फेस करना हो रहता है। और बिहार विकास के यात्रा पे अगर एक बार चल चुका है तो अब विकास की यात्रा से बिहार पीछे नहीं आएगा। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का चुस्त दुरुस्त होना बहुत आवश्यक रहेगा सर। और तीसरी बात ये, अगर कोई अगले मुख्यमंत्री के तौर पे आते हैं और तो उनकी तुलना अब श्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल से या 1990-2000 ईस्वी के बिहार से नहीं होगा। नाम किसी का लेना उचित नहीं है, तो आप बताएंगे कि 1990 और 2000 ईस्वी के बिहार से उनका तुलना नहीं होने वाला है। अब जो उनका तुलना होगा वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल से होगा। 2005 से 2020 तक किस तरीके से बिहार ने विकास किया, उनसे उनकी तुलना की जाएगी उस अगले मुख्यमंत्री की। तो उस अगले मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी ये दबाव रहेगा
कि जो लेगेसी मुझे दी गई है उसे बरकरार रखा जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि सर बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होगा। हाँ, ये बात ज़रूर होता है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप पे किसी पद पे आते हैं तो उसके अपने कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन ज़रूर होते हैं, तो वो परिवर्तन हमें शायद आगे चलकर देखने को मिलेगा। सारे चीज़ों का पीडीएफ पेड ग्रुप में दे दिया गया है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि क्या शराबबंदी की फैसले की समीक्षा हो जाएगी फिर से? ये जो शराबबंदी का फैसला लगा हुआ है, इसकी समीक्षा की जाएगी, शराबबंदी को हटा लिया जाएगा जब अगले मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आपको बताना है कि नहीं सर। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगले मुख्यमंत्री आएंगे और वो तत्काल तौर पे किसी भी तरीके से शराबबंदी के फैसले के साथ जो है कि उसकी समीक्षा या उसे हटाने का प्रयास कर सकेंगे। इसका संकेत इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, वो उन्होंने अभी कल ही बिहार का एक एनुअल मीट 2026 चल रहा था और उसके सेशन में बताया है कि चूँकि बिहार को शराबबंदी करने के बाद कुछ टैक्स के राजस्व के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में ये शराबबंदी का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया था और उस फैसले के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। ये कल का ही न्यूज़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगली सरकार आएगी तो बिहार में तुरंत शराबबंदी के फैसले पर कोई शराबबंदी को हटाने की कोई बात कर पाएंगे। और दूसरा जनता का दबाव है और बिहार में खास करके महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रेशर है इस चीज़ को लेकर के कि शराबबंदी फिर को चालू नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी तत्काल रूप से शराबबंदी पे कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर बिहार के विकास को लेकर के आपसे बातें की जा सकती हैं। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा विकास का, तो आप बताएंगे कि सर चूँकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत सारी बातें 7 निश्चय 3 में की गई हैं, किस तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जोन, फिर सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग खोलने की बात की जा रही है, तो उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। अभी कल ही बिहार एनुअल मीट 2026 का आयोजन किया गया। उस सेशन का जो थीम था, सेशन था ही इस बात पे कि सेशन ऑन बिहार @ 1 ट्रिलियन द वे फॉरवर्ड। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने की बात लगातार चल रही है। अभी आप देखेंगे कि जो भागलपुर के पीरपैंती में है, अडानी का जो पावर प्लांट बनना लगना था वो यहाँ पे कार्य स्टार्ट हो चुका है। बेगूसराय में कुछ नए बॉटलिंग प्लांट्स फिर से लगाए गए हैं और बक्सर में भी कुछ बॉटलिंग प्लांट्स लगाए गए हैं। नालंदा जिला में फिर सीमेंट की कुछ फैक्ट्री लगाई गई है, श्री सीमेंट, उसके बाद फिर अडानी का जो एसएससी सीमेंट है, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो लगातार बिहार में अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है, उसके बीज बोने के रूप में कुछ कुछ इन प्लांट्स को देखा जा सकता है। एक इथेनॉल का जो मामला रहा बिहार में, वो थोड़ा सा दुखद रहा कि इतने इथेनॉल प्लांट लगाए जाने के बाद फिर केंद्र सरकार ने किस तरीके से कह दिया कि अब बिहार से जो है कि बिहार से इथेनॉल का कोटा ही कम कर दिया। ये काफ़ी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी तरीके से। कि एक तो बिहार जैसे मतलब इतने गरीब राज्यों से आपने समझौता किया था, उनके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने बुलाया, यहाँ पे इथेनॉल प्लांट उनके द्वारा लगाया गया और इथेनॉल प्लांट लगाने के बाद आप बिहार का कोटा कम कर दे रहे हैं कि जो तेल कंपनियां हैं वो इथेनॉल अब बिहार से इतना नहीं खरीदेगी, शायद 50% कोटा कर दिया गया है। इट्स रेडिकुलस, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये नहीं हो सकता है। इससे जो उद्योगपति हैं उनके अंदर क्या माहौल जाएगा, मतलब कि अगर निगेटिविटी की बात करें ना, तो ये जो उद्योग वाला बात हुआ था बिहार में 2016 में भी उद्योग का समिट वगैरह किया गया, उसके बाद फिर औद्योगिक नीति भी लाई गई थी। मैं पूरे क्लास में इस चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, पूरा वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन उद्योगों को दिया ही नहीं गया पैसा, जो उनको टैक्स रिबेट की बात की गई थी या फिर जो सीड फंड देने की बात की गई थी, उनको दिया ही नहीं गया था पैसा, वो उद्योगपति कोर्ट चले गए थे। तो इस तरीके से अगर बिहार में विकास की बातें होती रहेंगी फिर तो मुश्किल है उद्योग लगना। लेकिन आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है, पॉजिटिव बातें बोलनी है। जो मेंस लिखेंगे बच्चे 71st, तो उनमें अगर ये क्रिटिसिज्म अगर उनको लिखना हो तो लिख सकते हैं। 72nd मेंस में लिखना हो वो लिखेंगे। आप लोग इंटरव्यू में नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। आपको अगर पूछा भी जाए तो आप बताएंगे कि सर बिहार सरकार के रिक्वेस्ट पे
समीक्षा ज़रूर करेंगी। और चूँकि जो गरीब राज्य है उसको तो उसके विकास को तरजीह दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और मुझे बहुत पूरा उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पे जल्द से जल्द फैसला लेगी और अपनी जो इस फैसला लिया गया है इथेनॉल के कोटा को कम किया गया है उसमें बिहार को स्पेशली कुछ ना कुछ छूट दे करके उसको जो है कि लागू किया जाना चाहिए। और बिहार में इथेनॉल के कोटा को कम किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। और इसे हमारे केंद्र सरकार से बहुत उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार ये काम जरूर करेगी। तो बिहार की न्यूज़ को यहाँ पे रहने देते हैं, उसके बाद नेशनल न्यूज़ की बात करते हैं जो कुछ न्यूज़ आई हुई है। उसके बाद लास्ट में बताएंगे मुख्यमंत्री जी के बारे में कि बोलना कैसे है रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये बैच का डिटेल है और लिंक दिया गया है नीचे। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों को भी देख लेते हैं। जब इतना लंबा वीडियो बना ही दिए हैं तो 2-4 मिनट और सही देख लीजिए पूरा। कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से नेपाल में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के जो बालेन शाह थे वो जीत चुके हैं। वो झापा 5 कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने जीत हासिल किया है और 4 बार के पीएम केपी शर्मा ओली को उन्होंने शिकस्त दिया है। और अब वो नेपाल के सबसे युवा 35 वर्ष के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो नेपाल में जो परिवर्तन हुआ था उसके लिए ये खबर आई है। अब इस खबर से इंटरव्यू में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो किसी अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से भारत नेपाल संबंध पे बातें होंगी। चूँकि कल मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो मामला होता है उसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, वहाँ पे आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में और भी डेवलपमेंट हुए हैं। तो आज तो मैं कुछ बातें करता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करूँगा। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे जो अभी ईरान के द्वारा वहाँ पे जीपीएस स्पूफिंग करके वहाँ पे रोक लगा दिया गया है और ये थ्रेट दिया गया है अगर किसी का भी यहाँ से ऑयल टैंकर गुजरता है तो उस पर जो है कि हम आग लगा देंगे। तो हॉर्मुज को बंद कर दिया गया एक तरीके से। आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व भारत के दृष्टिकोण से इसलिए देख सकते कि 40% ऑयल इंपोर्ट्स जो इंडिया का होता था, एनर्जी इंपोर्ट्स, उसमें ऑयल और नेचुरल गैस ये दोनों चीज़ था, ध्यान रखेंगे। कतर से ही बहुत सारा नेचुरल गैस आता है, वो बता रहे हैं अभी। तो ये ऑयल इंपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता था, मतलब कि सिर्फ ईरान से ही नहीं। ईरान से तो हम लोग बहुत कम तेल खरीद रहे थे, नहीं कि बराबर खरीद रहे थे, लेकिन जो और भी खाड़ी के देश हैं तो वो पास करता था इसी से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास करता था। लेकिन अभी वहाँ पे चूँकि भू राजनीतिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ से तेल अभी नहीं खरीदा जा रहा है। और जो रसिया से तेल खरीदने की बात है तो 20 लाख बैरल हम लोग मैक्सिमम तेल उनसे खरीद रहे थे, और लेकिन अभी जो है कि उनको कम करके 11 लाख बैरल की बात की गई है। तो जो बात आ रहा है कि अमेरिका ने हमें वेव ऑफ कर दिया है कि 40 दिन 30 दिन के लिए रसिया से तेल खरीदने का, तो इसको आप बोलेंगे कि सर मैं इस बयान को, अमेरिका के इस बयान को एक तरफा बयान के रूप में देखूंगा। यह कोई भारत सरकार और अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा साझा बयान नहीं है। जहाँ तक तेल खरीदने की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात है तो भारत सरकार ने उस समय भी, जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील चल रहा था, उस समय भी भारत सरकार का यही स्टांस था कि देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा ज़रूरतों एवं ऊर्जा सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए भारत कहीं से भी तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको ये अमेरिका वाले इंस्टांट पे आपको जवाब देना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो बात चल रही है उसमें 40% जो ऑयल आता था तो वो ऑयल जो है कि अभी आना बंद हो गया है। तो उसके लिए क्या भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो भारत के पास जो है कि कुछ तेल के रिजर्व हैं, तो कुछ हद तक तो संकट को टाला जा सकता है। लेकिन अगर युद्ध जो है कि 15-20 दिनों से ज़्यादा लंबा और भी खींचा जाएगा तो सहज स्थिति है कि भारत में जो है ऊर्जा संकट उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार ने बाकायदे एडवाइजरी जारी किया है। कल बीपीसीएल का आप एक एडवाइजरी देख रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके से पेट्रोल पंप पर जाकर के तेल भरवाने को लेकर के हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने इंश्योर किया है कि उसके पास पर्याप्त स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व हैं। और दूसरा, जो ऑयल का सप्लाई चेन है वो भी डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन है, और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन होने के कारण अलग अलग देशों से ऑयल खरीदने की बात चल रही है। तो भारत के लोगों को ऊर्जा संकट का बहुत सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस पे जो है कि महंगाई पे थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा। हो सकता है कि जब तेल हम लोग अलग अलग देशों से इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है, तो महंगाई का सामना किया जा सकता है। जो हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है राज्यसभा में, एक बार उन्होंने बताया था कि 74 दिनों का स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व है।
जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के गुफाओं में आप जानते हैं कि वो गुफा में, पहाड़ के गुफा के अंदर जो है कि तेल को रखा जाता है। तो अभी जो करंट स्टेटस दिख रहा है वो 25 दिनों का जो है कि इनके पास कच्चा तेल का रिजर्व है, और 10 दिनों के आसपास जो है कि वो बना हुआ जो ऑयल पेट्रोल है वो 10 दिनों का स्ट्रेटजिक रिजर्व कुछ इस तरीके से है। तो आप बताएंगे कि लगभग 1 महीने का स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व तो अभी हाल के लगातार समाचार पत्रों में देखा भी गया है। वैसे तो हरदीप सिंह पुरी जी का जो बयान था कि देश के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के गुफाओं और रिफाइनरियों में भंडारण की सुविधा में इतना तेल रखा गया है कि घरेलू मांग को 74 दिनों तक पूरा किया जा सकता है, तो ये उन्होंने बोला था। आप बोल सकते हैं, चूँकि राज्यसभा में अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो वो उस स्टेटमेंट को कोट किया जा सकता है, इंटरव्यू में तो खास करके कर ही सकते, कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद सिर्फ तेल की आपूर्ति की बात नहीं है, एलएनजी जो गैस है वो भी वहाँ से अटका हुआ है, और 40% आपूर्ति वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एलएनजी का भी होता था, और 40% आपूर्ति में कतर से ये आपूर्ति होता था। 40% एलएनजी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कतर से मंगाते थे, लेकिन कतर के ऊपर जो हमले हुए हैं उसमें उन्होंने अपना एलएनजी का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है कतर में तो फिर आएगा कहाँ से? तो इसके अल्टरनेटिवली जो है कि व्यवस्था की गई है, और कनाडा ने हमें ऑफ़र किया है कि आप यहाँ हमारे यहाँ से जो है कि एलएनजी ले सकते हैं। रसिया से भी जो नेचुरल गैस है उसे मंगाया जा सकता है, इवन कि यूएसए से भी नेचुरल गैस मंगाया जा सकता है। तो इसके तो बहुत कोई संकट नहीं है, थोड़े से सिर्फ महंगाई आने की बात है। एक और न्यूज, बच्चे भी सोच रहे होंगे कि एक और न्यूज करके कितना पढ़ाया जा रहा है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अमेरिका और ईरान के युद्ध को में मध्यस्थता या समझौता के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये युद्ध कब तक चलेगा या कब तक समाप्त होगा, तो बताना है कि सर युद्ध चल रहे हैं लगातार, ये बात सही है, लेकिन इसके बैक चैनल डिप्लोमेसी और टॉक स्टार्ट हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक बातें हो रही हैं, और एक दूसरे से नेगोशिएशन की भी बातें जो है कि बैक चैनल से चलने की बातें आ रही हैं। ईरान का जहाँ तक इंस्टांस है कि जो अमेरिका ने युद्ध स्टार्ट किया था उनके 2-3 डिमांड्स थे, और वो डिमांड्स जो है कि फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो उन्होंने जो न्यूक्लियर बम की बात बोली थी कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा ईरान, तो न्यूक्लियर बम पे समझौता करने के लिए तो वो पहले भी तैयार थे, और उनके बातों पे पहुंचने के लिए तैयार थे। लगभग समझौता होने की बात पहले भी की जा रही थी, युद्ध स्टार्ट होने से पहले भी। जो खेमनेई साहब को लेकर के चर्चा था, तो चूँकि अब खेमनेई साहब नहीं रहे, तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो है कि ये अब समझौता की ओर बढ़ सकता है। मिसाइल के बड़े प्रोग्राम, बड़े जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं उस पर बात करने के लिए ईरान लगभग जो है इंटरनल सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पे तैयार हो गया है, तो वो भी लगभग उस पर भी सहमति बनने की ओर दिख रहा है। तो ये युद्ध लंबा खींचने के कगार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका को भी बहुत इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है। और चूँकि आप जानते हैं कि ईरान का जो ड्रोन्स है और मिसाइल्स है वो 35 लाख में ड्रोन बनाता है, और अमेरिका का जब वो प्रेडेटर मिसाइल्स उसको डिफेंस करने के लिए आता है तो उसके करोड़ों के मिसाइल्स लगते हैं। और ईरान अगर एक साल महीनों में जो है कि लाखों ड्रोन्स बना सकते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन अमेरिका वो महीनों में प्रेडेटर ड्रोन्स तैयार नहीं कर सकता है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, तो वो भारी तो पड़ ही रहा है। तो 2-3 बातें कि खेमनेई साहब अब नहीं रहे, तो उनके ऊपर अब रहे ही नहीं, तो उनसे बातचीत करने के लिए जो है कि अमेरिका का जो एक कंटेंशन का इशू था वो ख़त्म हो गया है। न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर के उन्होंने बोला ही है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम पे किस तरीके से ईरान बात करने के लिए तैयार हो रहा था। मिसाइल के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसके प्रोग्राम पे भी कुछ बातें हो सकती हैं। और अमेरिका का जो एक है कि रिजीम चेंज करने के बाद, तो रिजीम चेंज करने की चीज़ें जो है कि ईरान की जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कि अमेरिका का लीडर, ईरान का लीडर कौन होगा ये अमेरिका तय नहीं कर सकता है, वो ईरान ही तय करेगा अपने लीडर को। और जानते हैं कि जब जब रिजीम चेंज के नाम पे, डेमोक्रेसी स्थापित करने के नाम पे जिस जिस देशों में अमेरिका के द्वारा इन्वेजन किया गया या फिर वहाँ पे सत्ता में फेरबदल करने का प्रयास किया गया, तो सारे के सारे देश जो है कि अनस्टेबल हो चुके हैं। तो इस अनस्टेबिलिटी के इतिहास को देखते हुए अमेरिका भी इन चीज़ों पर जो है कि कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक चाबहार पोर्ट जो ईरान में लिया गया था वो तो, और एक बंदर अब्बास पोर्ट जो है कि बंद हो चुका है। और अंत में महिला दिवस की जो बातें हैं उसके थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, कि थीम है राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन। राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। अंत में यह चर्चा रह गया कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का
आप संबोधन करेंगे, उनका नाम लेंगे। देखिए, किसी भी लीडर का नाम अगर आप लेते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से इंटरव्यू में लेना पड़ता है। एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आप ऐसे बोलेंगे। ऑनरेबल सीएम सर बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, श्री नीतीश कुमार जी बोलेंगे। मतलब आप इस 40 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो लंबा रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया होगा, लेकिन कभी भी आप मेरे एक वीडियो में ये नहीं देख सकते होंगे कि सीधे नीतीश कुमार बोल दिया गया है। ये नहीं बोला जाता है। तो हमारे ज़हन में ये बैठ चुका है कि किस तरीके से बात करना है। आपको भी रिस्पेक्टफुल तरीके से, कई बार मैं देखता हूँ इंटरव्यू में, नेहरू ने ऐसा किया। व्हाट, नेहरू ने ऐसा किया? ये क्या तरीका है? मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे ना, कि ऐसा तो है नहीं। श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, अगर नाम नहीं लेना चाहते हैं तो उसके पोस्ट को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से इंटरव्यू में बोलना पड़ता है। इसीलिए ये लिखा गया था और क्लास में लगातार हमने बच्चों को बताया भी है कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जब इंटरव्यू में नाम लेना है, उनके आगे जो है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। डायरेक्ट आपके बहुत, एक तो आपसे बहुत बड़े हैं, वो सम्मानीय पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो आप उनका नाम इस तरीके से कैसे ले सकते हैं? तो इन सब छोटे छोटे एटिकेट्स मैनर हैं, इसका ध्यान रखेंगे। और आज फिर भी जो बच्चे लास्ट में देख रहे हैं उसको एक नंबर दिया जा रहा है। जो लोग को भी कोई एडमिशन्स या कन्फ्यूजन्स या किसी तरीके की और समस्या है, तो ये 94 30 84 0665 ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो टीम जो है कि आपको रिप्लाई करेगी। 72वीं बीपीएससी में लगभग 1000 से ज़्यादा पोस्ट आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि एसडीएम डीवाईएसपी के पद आ चुके हैं। तो अब आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। हो सकता है कि इस समय जो है कि कुछ दबाव में गवर्नमेंट, बाद में वैकेंसी पे असर ज़रूर देखा जाएगा। बिहार में वित्तीय संकट भी चल रहा है, ये सामने आए ना आए, लेकिन ये सब स्पष्ट है कि इतने लोगों को जब रिक्रूट किया गया है तो उनके वेतन पेंशन की बात की जाएगी तो वेतन देना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो जो वैकेंसी आई है उसमें जल्दी से जल्दी नौकरी लेने का प्रयास आप लोग करें और किसी भी तरीके से किसी भी जॉब में सेटल होने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। ये बिहार का स्वर्णिम नौकरी का स्वर्णिम युग जो है कि अंत हो रहा है और 72वीं बीपीएससी के साथ बीपीएससी का नीतीश युग भी अंत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर 1000 वैकेंसी वाली बीपीएससी शायद कभी आप अगले ज़माने में देखेंगे। आपके बच्चे जब देते रहेंगे शायद उस समय देखने को मिले, या हो सकता है रिसेंट में भी मिले, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।